हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 राजनीति सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैंने जो इनपुट आउटपुट मॉडल बताया था डेविड ईस्टन के द्वारा जो प्रतिपादन हुआ था, दूसरा मैंने उसी से रिलेटेड वीडियो है जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इनका प्रतिपादन ग्रेबियल आमंड के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों जो टॉपिक है, इनपुट आउटपुट अप्रोच मतलब मॉडल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट जरूर करता है। तो आइए, आखिर संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक मॉडल क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जब डेविड ईस्टन ने अब सिद्धांत दिया था इनपुट आउटपुट का, आगत निर्गत जिसको कहते हैं। तो आखिर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मतलब क्यों अप्रोच इसको लाया गया आमंड के द्वारा। तो आइए चलिए देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था उपागम में डेविड ईस्टन के बाद इसका महत्वपूर्ण मॉडल आमंड ने प्रस्तुत किया। आमंड ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, आमंड मतलब उनका ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। पिछले साल ये क्वेश्चन आया था कि आमंड का पुस्तक का नाम क्या था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, ये उनके पुस्तक का नाम था। और डेविड ईस्टन का 1953 में जो पुस्तक लिखा गया था, जिनमें उन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल का प्रतिपादन किया था, उस पुस्तक का नाम पॉलिटिकल सिस्टम था। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आमंड एवं कोलमैन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का समर्थन किया था। तो वो पूछेगा कि आमंड एवं कोलमैन ने अपनी कौन सी पुस्तक, मतलब कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखिए, मैंने पहला पुस्तक बताया था, आमंड ने अपनी पुस्तक कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स मतलब कि डेवलपमेंट अप्रोच दिया था। दूसरा पुस्तक आमंड और कोलमैन दोनों मिल के दिए थे, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज। तो कौन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का समर्थन किया गया था। तो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज में इनका मतलब कि ये सिद्धांत दिया गया था। तो आप लोग थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा इसको, क्योंकि कंफ्यूजिंग के लिए ये सब दे दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इस मॉडल द्वारा आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम का समर्थन किया है। इस मॉडल द्वारा आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं को उनके प्रकारों के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो आखिर मैंने पहले ही बताया कि आखिर क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी जब डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया। तो ये तो बेसिक सा बात है फ्रेंड्स कि कुछ कमियां तो ज़रूर होंगी इनपुट आउटपुट मॉडल में, तभी तो आमंड ने मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अप्रोच दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या कमियां थी। तो ईस्टन के निवेश निर्गत मॉडल के प्रति असंतोष था। डेविड ईस्टन का जो निवेश निर्गत मॉडल था उसके प्रति मतलब आमंड का असंतोष था, क्योंकि उसने राजनीतिक व्यवस्था को मशीनीकरण के उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां इसका व्यवहारिक उपयोग संभव नहीं था। मतलब मशीनीकरण कर दिया था उन्होंने, मैंने पहले ही बताया मशीन की तरह था कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये मशीनीकरण टाइप का उन्होंने सिद्धांत दिया था। जैसे कि मैंने बताया फैक्ट्री में कैसे कच्चा माल डालते हैं तो वो प्रोसेसिंग होता है, फिर मतलब फाइनल गुड्स मतलब उसका उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार का था, मशीनीकरण टाइप का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ईस्टन ने अपने मॉडल में संरचनात्मक ढांचा पर बल दिया, प्रकार पर नहीं। मतलब कि ईस्टर्न ढांचा पे बल दिए, मतलब अंदर क्या कार्य हो रहा है। कोई भी अगर मान लीजिए कि संरचना है, कोई बॉडी है, कोई फंक्शन मतलब फंक्शन कोई भी बॉडी कर रहा है, तो आखिर कैसे वो फंक्शन कर रहा है इसके ऊपर कोई मतलब जोर नहीं दिया गया था। बस एक ढांचे के रूप में उन्होंने
प्रयोग किया था, उसका फंक्शन क्या हो रहा है वो कुछ नहीं मतलब बताया गया था। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शनल अप्रोच में ये बताया गया है कि संरचनात्मक मतलब संरचना किस प्रकार से कार्य करती है, प्रक्रियात्मक किस प्रकार से कार्य करती है और इसे क्या कहा जाता है, इसका मीन्स क्या होता है, संरचना प्रकार्य का मतलब प्रक्रियात्मक मॉडल क्या होता है। तो ईस्टर्न ने केवल राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और क्रियाशीलता का उल्लेख तो किया है, लेकिन किस संरचना द्वारा कौन से प्रकार, मतलब प्रकार का मतलब क्या होता है, कार्य, और संरचना का मतलब बॉडी, जिसको कह सकते हैं फंक्शन, किस प्रकार से फंक्शन होता है। कोई चीज़ का मतलब कि इंडिविजुअली बताया नहीं गया था कि कौन सा फंक्शन कौन सा कार्य करता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल का अभिप्राय देखते हैं। तो आमंड के इस व्यवस्था विश्लेषण मॉडल में मुख्यतः दो शब्द हैं जिन्हें सर्वप्रथम समझना आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आखिर संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक, प्रकार्य और संरचना का मतलब क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, संरचना का अर्थ क्या होता है, तो इस संरचना को हम संस्था कह सकते हैं। जिस संस्था द्वारा कार्यों की क्रियान्वित होती है या कार्य को संपादित किया जाता है, उस संस्था या संगठन को संरचना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, संस्था कह सकते हैं, उसी को मतलब संरचना कहते हैं। संस्था द्वारा कोई कार्य किया जाता है। अब प्रकार किसको कहते हैं, तो प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की संरचना के वस्तुगत परिणाम है, अर्थात संरचना द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य को ही प्रकार कहते हैं। कोई भी बॉडी है, जैसे कि गवर्नमेंट के 3 बॉडी हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तो ये क्या हो गया, एक बॉडी हो गया, उसके द्वारा कार्य क्या किया जाएगा, कौन कौन सा, मतलब लेजिस्लेचर का क्या कार्य होता है, तो लॉ बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, तो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशियरी क्या करता है, क्या सही है, मतलब उस कानून का सही से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब देखता है। जो नहीं पालन कर रहा है, दंड का मतलब प्रावधान करता है। तो उसी प्रकार से संस्था है, और उस संस्था का क्या कार्य है, तो ये तो डिफाइन किया गया है ना फ्रेंड्स कि उसका ये काम है। तो यही कहा गया संरचना, जिसको हम बॉडी कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, और उस संस्था के द्वारा क्या कार्य किया जाता है उसी को हम प्रकार कहते हैं। तो संस्था द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य को हम प्रकार कहते हैं। अब प्रकार के लक्षण या विशेषता क्या होती है ये देखते हैं। तो राजनीति व्यवस्था का अनुरक्षण करता है, राजनीति व्यवस्था का विकास करता है, नियमित रूप से घटित होता है, राजनीति व्यवस्था को मजबूती अनुकूलन प्रदान करता है। तो क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट कार्य करेगी तभी तो वो संरक्षित रहेगी। तो प्रकार का मतलब कार्य, मतलब कोई फंक्शन, कोई बॉडी कार्य करेगा तभी ना। अगर हम कुछ करेंगे, मान लीजिए कि एक हम बॉडी है, कुछ भी मतलब सरकार चाहे कुछ भी, तो हम जनता के प्रति कुछ कार्य करेंगे तभी तो हम सत्ता में संरक्षित रहेंगे। ऐसे तो संरक्षित नहीं ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। फिर मतलब अगर हम कार्य करेंगे जनहित के प्रति, जन कल्याण के प्रति, तभी तो मेरा विकास होगा, उस समाज का विकास होगा। और ये नियमित रूप से चलना भी रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए तो हम 1 साल काम कर दिए, बाकी 4 साल बैठे हुए हैं, और इलेक्शन के 6 मंथ पहले काम कर दिए या 1 साल पहले। ये नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हुए तो हमको 5 ईयर्स वर्क करना है अपने जनता के प्रति। तो ये होना चाहिए। और यही सब चीज़ मतलब कि सत्ता में मजबूती अनुकूलन प्रदान करता है राजनीतिक व्यवस्था में। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। विशेषता तो समझ में आ गया ना आप लोग को। प्रकार कार्य करेंगे तभी हम सत्ता में मतलब संरक्षित रहेंगे, तभी हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। तब और ये सब करेंगे हम तभी हम नियमित रूप से ये सब चलने वाली चीज़ हैं, और तभी कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में मजबूती आएगी। तो आइए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इनपुट आउटपुट मॉडल या फिर स्ट्रक्चर और फंक्शनल मॉडल, थोड़ा सा ये
थोड़ा सा वास्ट टॉपिक माना जाता है, थोड़ा सा, उतना भी नहीं। लेकिन ये है कि प्लस ट्रू होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ शुरू से 9, 10, 7, 8 वही चीज़ पढ़ते आते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। लेकिन पीजी और यूजी में जाने के बाद थोड़ा सा चीज़ थोड़ा सा नॉर्मल से हार्ड की ओर बढ़ता है। तो इसमें थोड़ा सा लिखना भी ज़्यादा होता है, जैसा कि मैं बनाई हूँ वीडियो और बताई भी हूँ कि इसमें लिखना थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा अच्छे से जो इंसान समझा रहेगा कोई टॉपिक को या कोई चीज़ को, तो वो ऑफ कोर्स लिख देगा, जितना मतलब कि डिमांड रहता है, जितना एग्जामिनर को एक्सपेक्ट रहता है एक स्टूडेंट से, उतना वो लिख सकता है। अब जो इंसान रट के जाएगा तो रटा हुआ चीज़ कितना देर तक याद रह सकता है? वो कभी नहीं याद रह सकता है, क्योंकि कितना भी ब्रिलियंट भी स्टूडेंट रहता है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो थोड़ा बहुत नर्वस होता ही है। तो वो रटा हुआ चीज़ फिर कैसे याद रह सकता है? नहीं याद रहेगा, कभी नहीं। तो रटने का प्रयास मत कीजिए। वैसे भी कितना रटिएगा, आपको 5 पेज लिखना है। इंसान 1 पेज रट सकता है, 2 पेज रट सकता है, 5 के 5 पेज तो नहीं ना। अब जो रट्टू तोता देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि हाँ, कोई कोई रट्टू तोते होते हैं जो कितने भी पेज वो रट सकते हैं, लेकिन हम लोग से नहीं हो सकता है। बिना समझे हुए रटा ही नहीं जाएगा। कोई चीज़ को जो समझ के हम लोग जितना लिख सकते हैं, रट के नहीं लिख सकते। 1 पेज भी ढंग से रट के नहीं लिख सकते हैं। तो विकार्य का अभिप्राय क्या है? तो राजनीति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित मतलब कि तत्व दिए गए हैं। तो विकार्य मतलब, कार्य का मतलब तो समझते हैं कि कोई कार्य को संपादित किया जाता है, लेकिन विकार्य का मतलब क्या है? विकार्य, यहाँ पे 2 मतलब कि शब्द जुड़ रहा है, वि प्लस कार्य, मतलब कार्य ना करना, मतलब दबाव डालते हैं, तनाव पैदा करते हैं, व्यवस्था को कमज़ोर करने का कोशिश किया जाता है, व्यवस्था को तोड़ देते हैं, तो इसी को भी कार्य कहा जाता है। मतलब कि व्यवस्था को ठीक से मतलब होता है ना कि इंसान चलने नहीं देता, उसी को भी कार्य कहते हैं। क्योंकि हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जिनका नेगेटिव सोच होता है, एक जिनका पॉजिटिव सोच होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार जन कल्याण का, जन हितकारी कार्य नहीं करती है। हर वक्त तो ऐसा नहीं होता है कि वो जनता के लिए कार्य नहीं करती है। कभी कदाल ही ऐसा होता है कि वो मतलब कि जनता के मतलब निरंकुश तो नहीं हो सकती है, लेकिन कह सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य से थोड़ा सा मुकरने का प्रयास करती है। तो इसीलिए जनता दबाव डालते रहती है, वो ऐसा ऐसा विरोध करते रहती है, विद्रोह करते रहती है। तो ऐसे तनाव पैदा मतलब तनाव बना रहता है। सरकार मतलब अपने कार्य से भाग नहीं सकती है। अब जनता जागरूक हो चुका है। सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, आप लोग सबको पता है। तो अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि इन जनता को कुछ पता नहीं। अब सब जनता, कुछ को छोड़ के सब जनता जागरूक हो चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं संरचनात्मक प्रतिस्थापना क्या होता है। तो रॉबर्ट मर्चन के ने संरचनात्मक प्रतिस्थापना का विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि एक संस्था, मान लीजिए कि कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका एक उसका काम है। कार्यपालिका क्या क्या काम होता है? तो उसका काम होता है कोई कानून को इम्प्लीमेंट करना। अब वो सब संस्था का कार्य खुद ही कार्यपालिका ही जुडिशरी का भी काम करने लगे, लेजिस्लेचर का भी काम करने लगे, मतलब पूरे संस्था का कार्य वही करने लगे। तब वो तो मतलब कि ऐसा नहीं ना हो सकता है। और वो तो उसी को कहा जाता है कि प्रतिस्थापना, मतलब एक बॉडी अगर अनेक कार्य करने लगे तब उसको कहते हैं संरचनात्मक प्रतिस्थापना। तो आपको आया फ्रेंड समझ में संरचनात्मक प्रतिस्थापना किसे कहते हैं? आमन के अनुसार राजनीति व्यवस्था के लक्षण 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो संरचनात्मक लक्षण, प्रक्रियात्मक लक्षण से सब क्वेश्चन नहीं आता है, संरचनात्मक लक्षण ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आमन ने राजनीति व्यवस्था के 3 संरचनात्मक लक्षण बताए हैं। देखिए 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, संरचनात्मक लक्षण और प्रक्रियात्मक लक्षण। लेकिन संरचनात्मक लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक संरचना,
राजनीतिक संस्कृति और ये राजनीतिक अभिनेता। तो राजनीतिक संरचना क्या होता है? फर्स्ट, राजनीतिक संरचना। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग प्रकार के लिए संरचनात्मक ढांचे पाए जाते हैं। सही बात है, कार्यपालिका अपना कानून को इम्प्लीमेंट करने का उसका काम है, लेजिस्लेचर का लॉ बनाने का काम है, जुडिशरी को उस मेंटेन करने का काम है, कौन मतलब लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उसको दंड देने का प्रावधान किया गया है, उन मतलब जुडिशरी का काम है। और राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? तो राजनीति के प्रति लोगों के लगाव, निष्ठा, आस्था, ये सबको देखा जाता है। तो ये सबको तीन, राजनीतिक संस्कृति को हम तीन भाग में बांट सकते हैं फ्रेंड्स: ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण और मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो इलेक्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन आते हैं तो वोट डालने के लिए सब सक्रिय रहते हैं ना, एक्टिव, एक्साइटेड रहते हैं। ये तीनों चीज़ होगा तभी तो, अब इंसान को ज्ञान रहेगा तभी तो वो मतलब कि अपने इलेक्शन वोट, मतलब एक वोट का वो कीमत जानेगा, मतलब वो समझेगा कि मेरा एक वोट का क्या कीमत है। और भावना, उसका देश के प्रति लगाव, भावना होना चाहिए कि हमको देश के लिए कुछ करना है, लगाव टाइप का होना चाहिए, तभी तो वो मतलब राजनीति में पार्टिसिपेट करेगा या अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो अब तीसरा चीज़ है राजनीतिक अभिनेता। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए नेता चाहिए, प्रकार्य को संपन्न करने के लिए नेता चाहिए। सही बात है। अगर राजनीतिक अभिनेता का मतलब क्या है? नेता से इसको लिया गया। कोई भी संस्था है, कोई भी बॉडी है, उसको चलाने के लिए कोई तो चाहिए ना। बिना बॉडी के कोई कार्य हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि कोई भी व्यवस्था को चलाने के लिए नेता चाहिए, कोई कार्य को संपन्न करने के लिए मतलब कि स्ट्रक्चर चाहिए। तो फ्रेंड्स, इतने मतलब कि आमंड के द्वारा दिया गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मतलब ये बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा अप्रोच माना जाता है। लेकिन इसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ कमियां हैं। आलोचकों ने आलोचना किया है। तो आइए देखते हैं कि आलोचना क्या है। यह वास्तविकता के निकट अवश्य माना जाता है, परंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है, क्योंकि राजनीति मतलब पद्धति में निरंतर होने वाले परिवर्तन राजनीतिक पद्धति के लिए लाभदायक है या हानिकारक। इस उपागम का सबसे बड़ा दोष यह है कि राजनीतिक पद्धति की स्वतंत्रता प्रदान कर सामाजिक पद्धति की विभिन्नताएं पद्धति की अंत क्रियाओं में नजरअंदाज कर देता है। इन दोषों को देखते हुए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के महत्व को अनदेखी नहीं किया जा सकता। वास्तव में आमंड का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उसने पद्धति सिद्धांत को व्यवहारिक रूप, प्रक्रियात्मक रूप दिया, जिसे व्यवहार में पद्धति सिद्धांत से भिन्न माना जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है गाइस, कि ये भले ही इसमें कमियां हैं कि वो मतलब कि कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा जवाबदेही टाइप का नहीं है, वास्तविकता पर जरूर मतलब कि आधारित है, लेकिन ये परिवर्तनशील भी है और राजनीति पर मतलब पद्धति के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। ये मतलब ये सब थोड़ा सा जवाबदेह में असमर्थ है। लेकिन तमाम कमियां के बावजूद ये मतलब कि व्यवहारिक है। और ये मतलब कि डेविड ईस्टन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था पॉलिटिकल सिस्टम, उससे अच्छा है। ये व्यवहारिक पद्धति के रूप में इसको देखा जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।